मैं राजू मधुकर बियानी लॉ कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और मैं आज जो मेरा टॉपिक है वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से वो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत मैं आपको संपत्ति के बारे में और ट्रांसफ़र के बारे में जो जानकारी देना चाह रहा हूँ। आज का टॉपिक हमारा है वो है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि संपत्ति और अंतरण, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी का जैसे कि बताया, प्रॉपर्टी संपत्ति होती है, दो प्रकार की संपत्ति होती है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। चल संपत्ति में आपके ज्वेलरी आ जाती है, आभूषण आ जाते हैं, आपके कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी जिसका आवागमन इजी गोइंग हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो चल संपत्ति में आभूषण आ गए, आपके फैन आ गए, आपके घरेलू यूटिलाइज चीज़ें आ गई और अन्य वैल्यूएबल प्रॉपर्टी भी आ जाती हैं चल संपत्ति के अंतर्गत। इसी प्रकार अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत जो भूमि, भवन, कृषि, फ्लैट्स, फार्म हाउस इत्यादि अनेक प्रकार की ऐसी संपत्ति आ सकती है जो स्थिर रहती है, जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। तो संपत्ति में प्रॉपर्टी की बात आई है, हमने संपत्ति के बारे में दो प्रकार की संपत्ति बताई। इसी प्रकार अंतरण की बात आती है तो अंतरण जो ट्रांसफ़र होता है, अंतरण का मतलब होता है ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र की परिभाषा जो प्रॉपर्टी की परिभाषा कहीं भी नहीं दी गई है, लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हमें जो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के सेक्शन 5 में दी गई है, डेफिनेशंस दी गई है, जिसमें आपको बता दें हम उसमें बताया कि कोई भी ऐसा ऐसा एक्ट जो एक जीवित व्यक्ति द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति या जीवित व्यक्तियों को अगर जो कोई भी ऐसा एक्ट जो एक जीवित या जीवित व्यक्ति द्वारा एक या अधिक जीवित व्यक्तियों के अपने स्वामित्व का अंतरण किया जाता है और वह वर्तमान या भविष्य में किया जाता है, वर्तमान और भविष्य के लिए किया जाता है या स्वयं को किया जाता है, तो वह संपत्ति अंतरण अधिनियम कहलाता है। तो इसलिए संपत्ति के लिए अंतरण का होना आवश्यक है। अब संपत्ति अंतरण की आवश्यकता क्यों ही मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ। इससे पहले हम एसेंशियल इंटीग्रेंट्स में जाने से पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि क्यों आवश्यकता हुई, क्योंकि संपत्ति एक जटिल विषय है और संपत्ति एक जटिल विषय होने के कारण संपत्ति संबंधी विवाद आज हमारे समाज में, हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और संपत्ति को लेकर अनेक बड़े बड़े अपराध भी आपके सामने देखने को मिल रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ा इशू होता है प्रॉपर्टी को लेकर। तो प्रॉपर्टी जो है वो बहुत बड़ा जटिल विषय है। प्रॉपर्टी के लिए जो लीगल एस्पेक्ट क्या है वो हमारे प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट 1882 के बारे में बताया है। जैसे कि हमने बताया कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को अपने जीवन काल में यदि वह ट्रांसफ़र करता है तो वह ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार ही करेगा, और यदि वह जीवन काल में वसीयत के माध्यम से अपनी संपत्ति का ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन वसीयत के माध्यम से अगर वह संपत्ति का ट्रांसफ़र करता है तो उस पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1925 एप्लीकेबल होता है, लागू होता है। और यदि उसकी मृत्यु, यदि उसने अपने जीवन काल में प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के बारे में अपने जीवन काल में अपने परिवार के सदस्य, अपने कुटुंब के सदस्य, रिलेटिव्स के बारे में किसी तरह के कोई ट्रांसफ़र नहीं किया है, तो उसकी मृत्यु के बाद जो संपत्ति का ट्रांसफ़र होगा वो 1956 पर्सनल लॉ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के माध्यम से किया जाएगा। तो वैधानिक व्यवस्था के अनुसार ही संपत्ति का ट्रांसफ़र किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता है। वसीयत के माध्यम से किया जा सकता है, बाई लॉ के माध्यम से किया जा सकता है, पर्सनल लॉ के माध्यम से किया जा सकता है, और जीवित रहते हुए अगर कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जाता है तो वह ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंतर्गत किया जा सकता है। तो मैं आपको इसके एसेंशियल इंटीग्रेट्स की ओर, आवश्यक तत्वों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तो मैं बता देता हूं, सबसे पहले पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का अस्तित्व। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे कार्य के द्वारा जो अपनी संपत्ति का अगर वो ट्रांसफ़र करना चाहता है तो उस संपत्ति का अस्तित्व होना आवश्यक है। संपत्ति होना ही नहीं चाहिए, अंतरणीय प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए, अर्थात वह उसके पोजीशन में और वह उसके ओनरशिप में होनी चाहिए प्रॉपर्टी, अदरवाइज तो वो ट्रांसफ़र वैलिड नहीं माना जाएगा। जैसा कि इस केस में मैं आपको जानकारी दे दूं, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम भगवंत सिंह का केस है पंजाब का, जिसमें यह कह दिया गया है, कोर्ट के द्वारा यह डिसाइडेड कर दिया गया है कि संपत्ति केवल अंतरणीय नहीं होनी चाहिए, ट्रांसफरेबल ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि संपत्ति का एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी का होना भी अति आवश्यक है।
बिना एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी का आप संपत्ति, किसी भी प्रकार की संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने बताया कि संपत्ति का अंतरण के लिए आवश्यक क्या है, संपत्ति का अस्तित्व में होना आवश्यक है। अब हम देखिए, अगर हम इसमें इंक्लूड करते हैं तो हमने बताया राइट टू कॉपीराइट का अधिकार है, आपका कॉपीराइट का अधिकार है। इसके अलावा अनेक प्रकार के अधिकार हैं जिसमें संपत्ति का अस्तित्व आपके पास रहता है। राइट टू रेडेम्पशन है, राइट टू रेडेम्पशन है, मोचन का अधिकार है, बंधक के मोचन का अधिकार है, कॉपीराइट का अधिकार है। इसी प्रकार जो आपके जो फ्यूचर में मेंटेनेंस का राइट का अधिकार है, ये सभी अधिकार अस्तित्व में रखते हैं। तो लेकिन इसमें कौन से अधिकार को हम शामिल नहीं कर सकते हैं, उसमें हमने राइट टू सूट, सवाल लाने का अधिकार है, राइट टू अपील का अधिकार है और राइट टू मेंटेनेंस का अधिकार है। इनको हम शामिल नहीं कर सकते। राइट टू वर्कशिप के अधिकार को हम शामिल कर सकते हैं, हम राइट टू वर्कशिप के अधिकार को हम शामिल कर सकते हैं, लेकिन राइट टू मेंटेनेंस के अधिकार को शामिल नहीं कर सकते। तो सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट्स है वो संपत्ति का अस्तित्व में होना आवश्यक है। फिर सेकंड पॉइंट से आते हैं, जीवित व्यक्ति का होना बहुत आवश्यक है। लिविंग पर्सन, हमारा प्रॉपर्टी एक्ट 1882 ये बिल्कुल क्लियर करता है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो तो उसके लिए जीवित व्यक्ति का होना आवश्यक है। अर्थात कोई ह्यूमन प्राणी है जो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, मानव है, तो उसका जीवित होना आवश्यक है। लेकिन इसमें लीगल पर्सन भी एक जीवित व्यक्ति की संज्ञा दी गई है। लिविंग पर्सन को भी हम जो लीगल पर्सन को भी हम लिविंग पर्सन की संज्ञा देते हैं। और कोई भी कंपनी हो, कोई भी एसोसिएशन हो, उसको भी आप संपत्ति का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सेकंड जो आपके इंडिग्रेंट है वो है जीवित व्यक्ति का होना आवश्यक है। और जीवित व्यक्ति के बिना आप संपत्ति का अंतरण कर ही नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति स्वयं को भी संपत्ति का अंतरण कर सकता है, वो है ट्रस्ट के माध्यम से कर सकता है। वह दूसरे और अधिक व्यक्तियों को तो कर ही सकता है, लेकिन स्वयं को भी संपत्ति का अंतरण वर्तमान या भविष्य के लिए कर सकता है। तो जीवित व्यक्ति का होना बहुत आवश्यक है। तीसरा हमारा जो मेन इंटीग्रेंट्स है वो ट्रांसफर अंतरण है। अंतरण का होना आवश्यक है। और ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट जो ये कहता है कि अंतरण के लिए जो माध्यम बनाए गए हैं, जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी में माध्यम बनाए गए, मीडियम बनाए गए, वो है सेल है, विक्रय है, मोर्टगेज है, बंधक है, गिफ्ट है, दान है, एक्शनेबल क्लेम है और लीज है। एस्टेसा को हम इन्होंने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का माध्यम है, यानी कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो इनके माध्यम से ही कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो ट्रांसफर। तो ट्रांसफर अंतरण का माध्यम ये हो सकते हैं, लेकिन अंतरण का माध्यम कोई भी पार्टीशन नहीं हो सकता, सरेंडर नहीं हो सकता। पार्टीशन का मतलब विभाजन नहीं हो सकता, आपके जो सरेंडर नहीं हो सकता, प्रॉपर्टी का सरेंडर कर रहे हैं आप, फैमिली सेटलमेंट कर रहे हैं और एग्रीमेंट कर रहे हैं। ये कोई भी आधार जो चार मैंने बताया वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मीडियम बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इस पर तो अरलापा वर्सेस जगन्नाथ AIR 2007 कर्नाटक हाईकोर्ट का एक केस है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं, जिसमें यह बताया गया है कि जो किसी भी प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र है वो डीड माध्यम से होना चाहिए, रिटन डीड के माध्यम से होना चाहिए, और वो रिटन डीड रजिस्टर्ड होनी चाहिए। विदाउट रजिस्टर्ड डीड के यदि कोई भी ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, है ना। उसके लिए और ना ही ऐसा जो एग्रीमेंट और जो पावर अटॉर्नी के माध्यम से अगर ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो वैलिड नहीं माना जाता है। तो इन्होंने जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के एक्ट के कंटेंट्स हैं वो ये बिल्कुल क्लियर करते हैं कि आपको जो अगर ट्रांसफ़र करना है तो जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में जो माध्यम बताए गए हैं, मीडियम बताए गए, उन्हीं के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, अर्थात सेल, मोर्टगेज, गिफ्ट, एक्शनेबल क्लेम, एट्सेट्रा के माध्यम से। फैमिली सेटलमेंट को नहीं माना गया है। फैमिली सेटलमेंट को मतलब पारिवारिक विभाजन है ये संपत्ति का, ये संपत्ति का पारिवारिक विभाजन एक हिस्से को तय करता है, राइट्स को तय नहीं करता है। तो कोई भी, चाहे हम पार्टीशन की बात कर लें, चाहे फैमिली सेटलमेंट की बात कर लें, एग्रीमेंट, ये न्यू राइट्स क्रिएट नहीं करते हैं। प्रॉपर्टी एक्ट ये कहता है। इसलिए अगर आप प्रॉपर्टी का सरेंडर कर रहे हो, अगर पार्टीशन कर रहे हो, सेटलमेंट ऑफ फैमिली कर रहे हो, तो दीज आर नॉट ग्राउंड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा।
तो आवश्यक ये है कि तभी ट्रांसफ़र माना जाएगा जब इनके माध्यम से होगा। तो इस तरह से 3 एलिमेंट्स का होना आवश्यक है, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882 ये कहता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये जानकारी और देना चाहता हूँ कि इस ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट को एप्लीकेबल होने के लिए हमें 4 एक्ट और हमारे साथ साथ चल रहे हैं। कौन कौन से 4 एक्ट हैं? उनके बिना ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का जो वैलिड ट्रांसफ़र है वो नहीं माना जा सकता है, जिसमें आपको मैं जानकारी देता हूँ। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1882 है। संविदा अधिनियम 1882 के जो रूल रेगुलेशंस भी एप्लीकेबल होते हैं ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी पे। जब हम कोई भी प्रॉपर्टी को मोड ऑफ ट्रांसफ़र के रूप में ट्रांसफ़र के तरीके की ओर जाते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस लागू होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस लागू होते हैं। इधर हम आपको दूसरी ओर बात करें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जैसे कि कोई भी एग्रीमेंट को जब डीड तैयार की जाती है तो कम्पिटेंट होना आवश्यक है। पर्सन्स का कम्पिटेंट होना आवश्यक हो, जो बायर हो, चाहे सेलर हो, लेजर हो, लेजी हो, या ट्रांसफरी के रूप में कोई सा भी रूप हो उसका, तो उसका कम्पिटेंट होना आवश्यक है, अर्थात मेजर होना आवश्यक है। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, वो साउंड माइंड होना चाहिए, और वो लॉ के अकॉर्डिंग उसको जो डिफ़ॉल्ट घोषित नहीं किया गया हो, तो इस तरह से व्यक्ति होगा वो कॉम्पिटेंट पर्सन्स माना जाएगा। इसी प्रकार फ्री कंसेंट का होना आवश्यक है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री कंसेंट का होना आवश्यक है। तो हम देखते हैं, अगर हम एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स की ओर जाते हैं तो वहाँ पर हम जो टीपी एक्ट के अनुसार ट्रांसफ़र की बात करते हैं, तो वहाँ पर वो आवश्यक प्रोविजंस लागू एप्लीकेबल होते हैं। इसी प्रकार हम दूसरी ओर जाते हैं कि लिमिटेशन एक्ट, मर्यादा अधिनियम के प्रोविजंस भी हमारे लागू होते हैं, चाहे वो मॉर्गेज की बात हो, गिफ्ट की बात हो, चाहे वो सेल की बात हो। जब कभी डिस्प्यूट की बात आ जाती है, जब फाइल सूट करनी होती है अपने राइट्स के लिए, तो वहाँ पर लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजंस भी लागू होते हैं। इसी प्रकार चूँकि भूमि से जुड़ा हुआ, संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला है, उसके कंजम्पशन से जुड़ा हुआ मामला आ जाता है, वहाँ पर ईजमेंट एक्ट 1882 साथ साथ चलता है प्रॉपर्टी के साथ साथ, तो सुखाधिकार अधिनियम भी लागू होता है। इसी प्रकार चूँकि प्रॉपर्टी का जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन, चाहे वो सेल हो, चाहे वो गिफ्ट हो, या फिर आपके लीज पर दी जा रही हो, जब ट्रांसफ़र का तरीका हम देखते हैं कि इस तरह से दिया गया है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट में, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोविजंस भी लागू होते हैं। तो ये ब्रीफली जानकारी जो मैं आपको संपत्ति अंतरण के बारे में दी, इसकी रूपरेखा के बारे में दी, इसका संपत्ति अंतरण अधिनियम में आवश्यक है। और ये ब्रीफली जानकारी शायद मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी, और मैं होप करता हूँ कि आगे हम जो टॉपिक लेंगे उसको भी आप इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे। और इसी के साथ मैं इस टॉपिक को एंड कर रहा हूँ। कोई भी क्वेरी हो तो लाइक कीजिए मेरे इस सब्सक्रिप्शन को, और मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में उन कमियों को आपको सजेशन भी दूंगा, एडवाइस भी करूंगा, और नेक्स्ट जो टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच।